हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कशन कर रहे थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग पर आपके कंपनी में जो भी कैपिटल डिप्लॉयड है, चाहे वो इक्विटी का पैसा हो या वो अदर देन इक्विटी का पैसा हो, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर का पैसा हो या डिबेंचर होल्डर का पैसा हो, तो उसका आपको कितना खर्चा लग रहा है। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, हम कॉस्ट निकालते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं इसको परसेंटेज में। तो इसके लिए फॉर्मूला आप ये समझना, कभी भी आप अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो आपको करना पड़ता है एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय बेनिफिट, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में आपका आता है खर्चा एंड डिनोमिनेटर में आपका आता है बेनिफिट। ठीक है, हमेशा आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिकली कि मेरा डी हमेशा बड़ा होगा, मतलब बेनिफिट ऑब्वियसली मेरे एक्सपेंसेस से ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता हूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपका पैसा दो अलग अलग सोर्सेस से आ सकता है। एक तो आपका इंटरनल एक सोर्स हो सकता है एंड एक हो सकता है मेरा एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या कि मैं बाहर वालों से पैसा यूज कर रहा हूँ। तो बाहर वालों से मैं पैसा ला रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मान लो मैं बॉन्ड्स इशू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सटर्नल का फीचर क्या है कि आप यहाँ पे एक फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट करते हो। तो आप यहाँ पे करते हो फिक्स्ड फाइनेंशियल पे, यानी कि आपका रिस्क जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि कभी आपका धंधे में घाटा हुआ तो आपको इनको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। पर एक होता है मेरा इंटरनल तरीके से मैं पैसे लाता हूं, तो एक होता है मेरा इक्विटी शेयर एंड एक होता है मेरा प्रेफरेंस शेयर। ओके, यहाँ पे कोई रिस्क ज्यादा नहीं होती, क्योंकि मान लो अगर कभी प्रॉफिट कम हुआ तो यहाँ पे मैं हो सकता है कि डिविडेंड ही डिक्लेयर ना करूं। वैसे भी आपका सेक्शन 128 पाबंदी ये लगाता है आपको कि अगर कंपनी आपने डिविडेंड को डिक्लेयर करा है तो ही आपको वो डिविडेंड को पे करना ही करना है, पर डिविडेंड डिक्लेरेशन इज नॉट अ कंपल्शन। तो यानी कि यहाँ पे रिस्क कम हो जाती है पर मेरी ओनरशिप ऑब्वियसली डाइल्यूट हो जाती है। मतलब अगर मैं पहले 100% ओनर था, अब यहाँ पे मेरी ओनरशिप कम 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 होती रहती जितने ज्यादा मैं इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसे उठाता हूँ। तो हमने शुरुआत की थी सर एक्सटर्नल फंडिंग से। एक्सटर्नल फंडिंग यानी कि मैंने पहले आपको डिबेंचर्स पे कैलकुलेशन सिखाया एंड फिर मैं आपको लेके गया बॉन्ड्स एंड फिर मैं आपको लेके गया बॉन्ड्स या फिर अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स। देन यहाँ पे हमने डिबेंचर्स में ये देखा कि आपका एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, आपका एक होता है इरिडीमेबल डिबेंचर। ठीक है, हम रिकॉल रिवीजन कर रहे हैं। तो रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या कि आपको आज जितना पैसा आया है 100 रुपए, आप इस पे इंटरेस्ट तो फिक्स अमाउंट से पे करने ही वाले हो, पर आप कुछ एक एन नंबर ऑफ टाइम के बाद, सिर्फ 5 साल के बाद, ये 100 नहीं 110 रुपए पे करने वाले हो, यानी कि 10 रुपए आप प्रीमियम पे करने वाले हो, तो आप 110 रुपए वापस देंगे। मतलब आपने इसको रिडीम किया, अर्थात आपने इसको रीपे किया। एंड एक होता है आपका इरिडीमेबल डिबेंचर, मतलब आपके पास आज 100 रुपए आए एंड आप मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट 10 रुपए फिक्स तो देने ही वाले हो, पर आप इसको रीपे नहीं करने वाले हो। तो एक होता है आपका रिडीमेबल डिबेंचर, एक होता है आपका इरिडीमेबल डिबेंचर। अभी हमने सीखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैसे निकालना है इन दोनों ही केसेस में। तो आपको जनरली करना होता है एक्सपेंसेस अपॉन बेनिफिट। तो पहले हम बात करते रिडीमेबल डिबेंचर की, फिर हम बात करते आईआर दैट इज इरिडीमेबल डिबेंचर की। तो रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या है, ऊपर मुझे अगर एक्सपेंसेस लेना है तो मुझे करना है इंटरेस्ट 1 - टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। मैंने लॉजिक बहुत ज्यादा डिटेल दिया है इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि इंटरेस्ट 1 - टैक्स क्या होता है, मान लो 10 रुपए का इंटरेस्ट है पर 30% का टैक्स रेट है, मतलब मेरा इंटरेस्ट का खर्चा 70% ही है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एज ए एक्सपेंसेस में डालता हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। नेट प्रॉफिट अगर कम हो गया तो मेरा टैक्स डायरेक्टली कम हो जाता है। तो एडिश प्लस मैं कर रहा हूं यहाँ पे आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, मतलब मैं पे करने वाला हूँ 110। आज मुझे आए हाथ में 100 रुपए, मतलब मैं 10 रुपए ज्यादा पे करने वाला हूँ, पर मुझे 1 साल के लिए चाहिए तो मुझे करना पड़ता है डिवाइडेड बाय एन दैट इज 5। होल डिवाइडेड बाय मैं करता हूँ आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। अब यहाँ पे जो मेरा आउटफ्लो हो रहा है ना वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब देखो, आज मेरे पास 100 रुपए आ रहे हैं, मुझे पे करना है 110 रुपए, तो मेरी लायबिलिटी कैसे हो जाती है, मान लो मैं ईयर 1 पे एडिशनल, देखो ऊपर का यहाँ पे मैं कितना पे कर रहा हूँ, 10 रुपए में पे कर रहा हूँ 5 सालों में, तो मैं एवरी ईयर 2-2 रुपए पे कर रहा हूँ क्या। तो मैं पहले ईयर 102 करूंगा, सेकेंड ईयर 104, थर्ड ईयर 106, फोर्थ ईयर 108। तो इन चारों का एवरेज इज नथिंग बट माई आरवी
प्लस एनपी अपॉन 2। चलिए मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 क्या है कि देखो 102 पहले हुआ, फिर 104 बुक हुआ, फिर 106 हुआ, फिर 108 हुआ एंड पांचवें साल में 110 का वैल्यू पूरा नील हो गया। तो इन चारों का एवरेज अगर आप निकालेंगे दैट इज नथिंग बट योर 102 बेटा। कैलकुलेटर पे करना 102 प्लस 104 प्लस 106 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 4, ये आता है मेरा 105 रुपए। पर मैथमेटिकल शॉर्टकट क्या है, मुझे पहला और लास्ट का फिगर लेना है एंड मुझे करना है डिवाइडेड बाय 2। तो 102 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपका आंसर सेम ही आता है। पर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला में आरबी अपॉन एनपी, आरबी प्लस एनपी अपॉन 2। तो यहाँ पे पहले एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं मेरे, 7 रुपए प्लस 2 रुपए, 9 रुपए हो गया मेरा खर्चा। अब मुझे बेनिफिट चाहिए ना नीचे, मुझे एवरेज लायबिलिटी नहीं चाहिए। तो एवरेज बेनिफिट कैसे आता है मेरा, आरबी 110 रुपए में देगा, आज मेरे पास आए 100 रुपए, तो मैंने एवरेजली मेरे पास कितना बेनिफिट ऑन एन एवरेज रहा है, अगर मैं ये बात करूं। देखो इसका लॉजिक क्या है रे, इसका क्या है एवरेज 105। अगर तुम्हारा 105 रुपए ऑन एन एवरेज जा रहा है तो तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज 105 तो रह ही रहा है ना। अरे इसका टोटल करो ना, इसका टोटल आ रहा है आपका 210। इन चारों को आप टोटल करना 102, यानी कि 50% होता है ना एवरेज कभी भी, ये मैथमेटिक्स है। तो इसका आता है बेटा कितना, आपका आ गया 420 डिवाइडेड बाय 2 करो, 420 का देखो 420 डिवाइडेड बाय 2 आपका होता है 210। तो ये जो है ना आपका, ये आपका है एवरेज बेनिफिट। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा, इसका आंसर आएगा 105। तो 9 अपॉन 105 इंटू 100 करूंगा तो दिस इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रिडीमेबल डिवेंचर, दैट इज 8.57%। अब यहाँ पे हमने सिमिलर तरीके से एक अप्रोच 2 पढ़ा था। अप्रोच 2 में हमने क्या देखा था, रिडीमेबल डिबेंचर्स का ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अप्रोच 2 में मैंने क्या देखा था कि मेरा इंटरेस्ट तो टैक्स शील्ड होता ही है, प्लस ये जो मैं एडिशनल पे कर रहा हूँ ना 10 रुपए, ये तो मेरा एक्सपेंसेस हो गया, तो ये भी टैक्स शील्ड ही होता है मेरा। अपॉन एवरेज बेनिफिट मुझे कितना मिला रहा है, एवरेज बेनिफिट है, मैं डायरेक्टली ले लू क्या ऊपर से उठा के 105 रुपए, तो इंटरेस्ट 10 रुपए का पे किया, प्लस आरबी 110 माइनस 100 रुपए, तो एडिशनल आ गया मेरा कॉस्ट 2 रुपए। तो यहाँ पे 12 रुपए अपॉन 105 करता हूं मैं, तो यहाँ पे 12 अपॉन 105 इंटू 100 करता हूं, तो ये आएगा आपका 11.42% इंटू 70% करता हूं, तो ये आएगा आपका 8% कॉस्ट। ओके, तो ये कब आता है आपका, जब मैंने अखे इस पे टैक्स शील्ड कंसीडर करा है, राइट। तो इसका लॉजिक क्या है, इसको फटाफट मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो अगर सिर्फ इंटरेस्ट इज सब्जेक्ट टू टैक्स शील्ड एंड इंटरेस्ट प्लस प्रीमियम इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू टैक्स शील्ड, तो यहाँ पे मान लो जीपी है 100 रुपए, अदर एक्सपेंसेस है 20 रुपए, इंटरेस्ट है 10 रुपए, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा बे, 170 रुपीज आएगा। इस पे टैक्स 30% का आएगा 21 रुपीज। पर यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ साथ प्रीमियम भी मेरा डेबिट हो सकता है, तो जीपी आएगा 100 रुपए, अदर एक्सपेंसेस से 20 रुपए, इंटरेस्ट बेटा आएगा मेरा 10 रुपए एंड यहाँ पे प्रीमियम आएगा मेरा 10 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 40 यानी कि 60 रुपीज एंड इस पे 30% 18 रुपीज। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये मेरा एक आइटम एडिशनल डेबिट में आया, इसके वजह से यहाँ पे मेरा टैक्स 21 से लेके 18 रुपए हुआ, मतलब 3 रुपए बचे। तो इसी के वजह से हम इसको यही करते हैं। अब काफी लोगों का स्लाइटली कंफ्यूजन होगा, सर आपने ऐसे क्यों किया, आप तो ऐसे भी कर सकते थे ना, इंटरेस्ट प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरबी प्लस एनपी अपॉन 2। मैंने 1 माइनस टी इधर किया ना, तो काफी लोग क्या पूछेंगे, मतलब मैंने पहले इसको डिवाइड करके फिर इससे किया ना। अब काफी लोग मुझे बोलेंगे सर आप अगर डायरेक्टली एक्सपेंसेस ही लो, ठीक है, और इसमें से ही टैक्स शील्ड हटा दो दोनों, यानी कि ये वाले आंसर से, और फिर डिवाइड करो तो चलता है क्या, ठीक है आप करके देखो, आपको डाउट आ रहा है ना। तो 10 रुपए का इंटरेस्ट का कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट है 2 रुपए, यानी कि 12 रुपए। अब 12 रुपए है मेरा 70%, तो कितना आया है 8.4 रुपीज, 8.4 डिवाइडेड बाय 105, दैट इज नथिंग बट माई 8%। तो क्या आंसर सेम है क्या मेरा दोनों केसेस में, आंसर मेरा सेम है। अब बोलेगे सर ऐसे कैसे क्या सेम आ रहा है, अरे भाई वैसे भी तू क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस अपॉन बेनिफिट का परसेंटेज ले रहा है, फिर उसके बाद तू टैक्स हटा या उसके पहले हटा और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर, वन एंड द सेम
क्योंकि आपका 1 माइनस टी, ये जो यहाँ पे भी आप लिख रहे हो ना, तो 1 माइनस टी आपका यहाँ पे नहीं लग रहा है बेटा, आपका यहाँ पे ही लग रहा है 1 माइनस टी। आपको ये मैथमेटिकल पता होना चाहिए। तो अब हम रिवाइज करते, इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर में आप रीपे नहीं करने वाले हो, पर आप इंटरेस्ट तो पे करने ही करने वाले हो। तो इसका जो एक्सपेंसेस है वो है मेरा इंटरेस्ट का पैसा, अपॉन मुझे बेनिफिट क्या आ रहा है, बेनिफिट क्या आ रहा है, मुझे नेट प्रोफिट्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए इंटरेस्ट पे किया, टैक्स बचा उसकी वजह से 30% का, एंड मुझे बदले में आए थे 100 रुपए, तो मेरा आएगा ये 7%। तो हमारा रिडीमेबल डिबेंचर भी रिवाइज हो गया, इरिडीमेबल डिबेंचर भी रिवाइज हो गया। अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है हल्का सा, तो आप लेक्चर नंबर 2 या 3 मिस मत करना। देन एक हमने पढ़ा था सर यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी में क्या बोलता है कि आपका आईआरआर होना चाहिए 0। अब आईआरआर 0 मतलब क्या, एक ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर जहां पे आपका इनफ्लो जो आपको आज आ रहा है, ठीक है, मान लो 100 रुपए इनफ्लो आ रहा है, और फ्यूचर डेट्स पे जो मेरे इंटरेस्ट जाने वाले, उसका जो रेट, उसका जो आंसर चाहिए, वो चाहिए मुझे 0। अब यहाँ पे आपको एनपीवी चाहिए 0, तो आप कैलकुलेट करते हो एक ऐसा परसेंटेज जो आपको 0 लाके दे, ताकि आप डिसीजंस ले सको कि इतने परसेंटेज ऑफ कैपिटल के आजू बाजू ही आपको फंड्स ढूंढना है एज अ सीएफओ ऑफ द कंपनी। तो हम इसको कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास है पर्टिकुलर्स, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। देन यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पर्टिकुलर्स लिख लिया, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा ईयर, देन यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश फ्लो, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये आ गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे मान लो पहले आ रहा है मेरे पास पैसे, नेट प्रोसीड्स मुझे पैसे आ रहे, तो ये हो गया बेटा मेरा इनफ्लो। तो कब आ रहा है ये मुझे आ रहा है पहले ही साल में ना, यानी कि डे 1 पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको माइनस में लिख रहा हूँ, तो इनफ्लो को मैं माइनस में लिखता हूँ। ये आ गया मेरा 100 रुपए। यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन देता है पहले आपको एक 10% फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 0 आएगा एंड यहाँ पे आएगा 100, क्यों, ऑलरेडी ये प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। अब मुझे इंटरेस्ट है, ये मेरा आउटफ्लो है, यानी कि इंटरेस्ट का पैसा जाएगा, पर यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा 1 से लेके 5 सालों में कंटिन्यूअसली जाता रहेगा, और वो रहेगा 7 रुपीज। अब यहाँ पे मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पे 7 रुपीज में कैश फ्लो लिख देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने इनफ्लो को माइनस में डिनोट किया था, तो मैं आउटफ्लो को पॉजिटिव वे में, यानी कि प्लस में डिनोट करूंगा, तो मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे 1.1 के हिसाब से मुझे क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा आंसर इसका, 3.79 इंटू 7। तो ये जो फ्यूचर डेज पे इंटरेस्ट जाने वाला है ना, उसका आज का वैल्यू है बेटा कितना, 26.53 रुपीज। एंड एक होता है मेरा आरवी, यानी कि आउटफ्लो मेरा कितना जा रहा है, यहाँ पे मैंने 110 रुपए लिया था, तो ये 5वें साल पे जा रहा है, 110 रुपए जा रहा है, पर 5वें साल के बाद जा रहा है, तो आज के डेट पे क्या वैल्यू है, तो 1.1 का मुझे प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा, 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू 1110, तो 68.30 इज नथिंग बट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹110 गोइंग आफ्टर 5 इयर्स, है ना। तो इसका कैलकुलेशन कर लेना, 26.53 प्लस 68.30 आता है आपका, माइनस 100 कर लेना, तो आपका आ रहा है बेटा पॉजिटिव 517, आपका आ रहा है कितना, प्लस 5.17। अब यहाँ पे आईआरआर क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पे आपकी नंबर लाइन होती है ना, अब और राइट साइड में होता है आपके पॉजिटिव फिगर, एंड लेफ्ट साइड में होता है आपका माइनस, ये नंबर लाइन है मैथमेटिक्स की। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, 10% पे मेरा आया 5.17। अब यहाँ पे आपको आंसर चाहिए 0, तो 10% वो रेट नहीं है, यानी कि आपको ये पता है कि मुझे कहीं ना कहीं पीछे जाना है, मतलब मुझे अगर 0 पे जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। पर अगर आपको मैथमेटिकल फंडा एक बताऊं, तो अगर आपको वैल्यूएशन डाउन करना है, तो आपको परसेंटेज अप करना है। रट्टा मत मारना, मैं आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ। मान लो 100 रुपए मेरे पास, पहले इस पे 10% था इंटरेस्ट, इस पे 12% बाद में लाया। अब यहाँ पे इसका अमाउंट हो गया 10 रुपीज, इसका अमाउंट हो गया 12 रुपीज। आप बोलेगे सर परसेंटेज बढ़ा तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, पर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे 90 थी, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 84, तो परसेंटेज बढ़ा तो मेरा नेट अमाउंट नीचे गया। इसी के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे हाइयर परसेंटेज को
लेना पड़ेगा, मुझे तुक्का मारना रहता है, गेस करना रहता है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इधर 15% पकड़ लेता हूँ, चलो अब 15% के हिसाब से मुझे सिमिलर तरीके से पर्टिकुलर्स यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पर्टिकुलर्स ईयर कैश फ्लो लिख लेना, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू कर लेना। यहाँ पे आपका पहले आ रहा है आपके पास पैसा ईयर 0 पे 100 रुपए आ रहा है, डैश 100 रुपए आ रहा है। अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगा क्योंकि मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ। 7 रुपए का इंटरेस्ट है, क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करो 15 से। तो इसका पहले आरवी का वैल्यू आ रहा है मेरा 54.68। अभी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको पूरा शॉर्टकट कैलकुलेटर ट्रिक्स ट्रेन करा है मेरे लेक्चर्स में। इंटू 7 ये आता है 23.465, 23.465। तो यहाँ पे 54.68 प्लस 23.465 78.145 माइनस 100 करो बेटा, ये आ रहा है मेरा आंसर -21.855। अब मुझे माइनस में क्या जाना था, मैं तो बहुत ही ज्यादा माइनस में चला गया। तो मेरा आंसर कितना आया है देख बेटा, 15% पे मेरा आंसर आया कितना, माइनस आ रहा है 21.855। तो अब मुझे आगे जाना पड़ेगा। अब आईआरआर में आपको ये पता होना चाहिए कि एक आंसर मेरा निगेटिव आया, एक आंसर मेरा पॉजिटिव आया। तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं 15% से लेके 10% में ही लाई कर रहा है। तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है वाया फॉर्मूला ऑफ आईआरआर, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला होता है लोअर प्लस एनपीवी ऑफ लोअर अपॉन एनपीवी ऑफ लोअर माइनस एनपीवी ऑफ हायर। हमेशा आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है कोई भी डिवीजन में, इंटू एच माइनस एल। अब यहाँ पे लोअर का फ्रैक्शन रेट क्या था, 10%। यहाँ पे आपका एनपीवी क्या आया बेटा, एनपीवी मेरा कितना आया रे बेटा, यहाँ पे 5.17 आया था। हाँ, तो 5.17 आया था, 5.17। अब फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट माइनस है, तो इसका माइनस वाला आंसर में ब्रैकेट में लिख लूंगा ऑन अ सेफर साइड, -21.855, 21.855, ओके, इनटू गैप, ये गैप है बेसिकली 15% माइनस 10%। अब फटाफट मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, आपको भी कैलकुलेट करना है। तो 5.17 प्लस 21.855, ओके, 5.17 इंटू 5 प्लस आ रहा है मेरा 10%। तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं आ रहा है 10.95%। एक कैलकुलेट चेक कर लेना एक बार, मैं वापस कर रहा हूँ, प्लस 21.855, अच्छा 5.17, ओके, इंटू 5, ये प्लस 10, हाँ तो 10.95 ही आ रहा है। तो 10.95 आपका ऐसा परसेंटेज है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रेट जो है ना ऑफ एनपीवी वो आपका आएगा 0। तो कैलकुलेट अगर आप वापस करके देख लेंगे, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल लेना और डिस्काउंटिंग फैक्टर 10.95 के हिसाब से कंसीडर करना, तो आपको आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ अब तक का रिवीजन मैंने करा लिया है। एक बॉन्ड्स का फिर हमने देखा था, एंड हमने एक देखा था अगर मान लो आपका इंटरेस्ट मिसिंग हो, पर वहां पे हम उस चीज को अभी रिवाइज नहीं करेंगे, कंसेप्चुअली मैंने आपको ये चीजें रिवाइज करा दी है। वन शॉट रिवीजन लेक्चर में हम वो पूरा विथ सम्स रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर के आज के डिस्कशन की तरफ, जो मेरा टॉपिक है। अब मेरा एक्सटर्नल सोर्सेस पूरा हो चुका है, मैंने डिबेंचर्स भी कवर करा दिया था, मैंने बॉन्ड्स भी कवर करा दिया था, लोन वगैरह कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे आईसीआई के मॉड्यूल्स में मेंशन नहीं है। तो अब मैं आता हूँ इंटरनल फंडिंग्स पे। तो इसमें एक होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इसका फीचर क्या है कि रिस्क जीरो है, मतलब आप फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट नहीं करते हो। तो आइए हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते, लेकिन उसके पहले अगर मैं सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करता हूँ, अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपको ये सेक्शन पता है, नहीं पढ़ा होगा बेटा फिर भी कोई बात नहीं। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो देर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक होता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल दो टाइप के होते हैं, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप क्या करते हो, आप प्रेफरेंस देते हो ओवर एंड अबाउ इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आप पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, फिर आप इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे। सिमिलर तरीके से लिक्विडिएट कर रहे हो कंपनी को, तो पहले पे बैक करेंगे आप प्रेफरेंस शेयर का ओवर इक्विटी शेयर, यानी कि हर चीज में
प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। पर अगर मैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट की बात करता हूं तो ये आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा रहेगा, प्लस यहाँ पे भी मैं स्क्रैच से पढ़ा हुआ, आपको लिवरेज में भी ये काम में आएगा। तो आप करते हो सेल्स, मान लो सेल्स किया मैंने 10 लाख रुपए का, ठीक है, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में बना रहा हूँ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, माइनस वेरिएबल कॉस्ट में इसमें से हटा देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी डायरेक्टली वैरी होती रहती है विद द प्रोडक्शन, तो यहाँ पे मान लो 10% है, तो ये आ गई मेरी 10,000 रुपए। अब यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, कि वेरिएबल कॉस्ट हटा के कितना प्रॉफिट है, तो दैट इज कितना आया ये मेरा 9 लाख रुपीस, ठीक है। अब उसके बाद मैं पे करता हूँ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है, जैसे कि रेंट हो गया, रेंट मुझे पे करना ही करना है, सैलरी मुझे पे करना ही करना है, व्हाट वी से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिक्स इलेक्ट्रिसिटी हो गई, देन डेप्रिसिएशन हो गया, ये चारों मिला के मेरा आ रहा है से 2 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ईबीआईटी मतलब ऑपरेशनल प्रॉफिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पे करने से पहले मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब मान लो मेरे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन है, फिक्स्ड फाइनेंशियल पेमेंट है, मान लो इंटरेस्ट है मेरा 2 लाख रुपए, ये मुझे पे करना ही करना, तो मेरा प्रॉफिट के यानी कि मेरा टैक्स के पहले कितना प्रॉफिट आया, मेरा आया सर 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे इसमें से मैं टैक्स पे कर देता हूँ, तो टैक्स आपका डायरेक्टली इस पे आ जाता है 30% फॉर एग्जाम्पल, तो ये आएगा आपका 1,50,000। तो अभी आपका हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्स हटा के कितना पैसा मेरे पास बचता है, तो 3.5 लाख रुपए बचते हैं। अब 3.5 लाख रुपीस ये है शेयर होल्डर्स के, पर ये इसको पहला प्रायोरिटी प्रेफरेंस डिविडेंड को, मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे देन आप बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये हो गया मेरा 2.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीजों पे हाईलाइट कराना चाहता हूँ, एक तो आपका है ईबीटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एक होता है आपका ईएटी, एंड एक होता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड एक और चीज हाईलाइट कराना चाहता हूँ दैट इज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा गौर से देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि इंटरेस्ट हटाने के बाद मेरा ईबीटी आता है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उस पे टैक्स जाता है, तो मेरा टैक्स यहाँ पे है, एंड ये हो गया मेरा प्री टैक्स, की टैक्स के पहले क्या था, टैक्स के पहले इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट जाने के बाद टैक्स घट गया। तो अगर मान लो ये मैं इंटरेस्ट 2 लाख का 3 लाख कर दूं, तो ये मेरा आएगा 4 लाख रुपए, एंड प्रॉफिट जाएगा मेरा 1,20,000 रुपए टैक्स्ड। पर यहाँ पे टैक्सेशन के बाद मेरे पास क्या है, ये हो गया मेरा पोस्ट टैक्स। अब यहाँ पे मान लो ये ईएटी मेरा 3.5 लाख रुपए, ठीक है, ओरिजिनल केस में, पर यहाँ पे पीडी मान लो मैंने 1 लाख से 1,50,000 कर लिया, तो ये क्या आएगा मेरा इक्विटी पे इम्पैक्ट आ रहा है ना, इसका कितना आ रहा है, ये 1,50,000 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो क्या टैक्स मेरा चेंज हुआ है क्या इसकी वजह से, द आंसर इज नो। तो आपने क्या समझा इस कंसेप्ट से, कि आपका यहाँ पे होता है टैक्स, एक होता है आपका पोस्ट टैक्स, तो पोस्ट टैक्स में आपका आता है शेयर होल्डर्स, कि आप डिविडेंड वगैरह देते हो, वो आप प्रॉफिट के बाद ही दे सकते हो, एंड एक आता है आपका प्री टैक्स, कि आप टैक्सेशन देने से पहले भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट के वजह से आपका टैक्स पे बेनिफिट आ रहा है, तो आपको मिलती है यहाँ पे टैक्स शील्ड, जिसका लॉजिक मैं थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं। पर क्योंकि यहाँ पे टैक्स के बाद मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड पे हो रहा है, राइट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आसानी से मैं आपको ये बताऊं, बाय जीपी, ओके, 100 रुपए, टू अदर एक्सपेंसेस 50 रुपए, टू इंटरेस्ट 10 रुपए, टू प्रॉफिट कितना आएगा ये मेरा 40 रुपीज। अब ये प्रॉफिट जो है ना, अब यहाँ पे आएगा माइनस टैक्स आएगा, टैक्स कितना आएगा रे 4 3 12, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट बच रही 28 रुपए, अब 28 रुपए के दो टुकड़े हो गए, एक होगा प्रेफरेंस का और एक होगा इक्विटी का, तो यहाँ पे टैक्स का कोई इम्प्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड पे I-1 - T नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये कोई टैक्स वैक्स नहीं बचा ले रहा है। इसी के साथ हम मूव ऑन करते थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर के बेनिफिट्स पे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दे रहे, अगर आपने वैल्यू यानी कि डिविडेंड को डिक्लेयर करा रहेगा तो,
यहाँ पे देखो मैंडेटरी नहीं है, मतलब नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर डिविडेंड एज पर कंपनीज लॉ 2013। यहाँ पे देखो आप जो है ना प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सपेंसेस में चार्ज नहीं कर रहे हो, ये तो आपका टैक्स के बाद आ रहा है, यानी कि पोस्ट टैक्स आ रहा है, तो ये आप यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी कम नहीं करके देगा, बस यही चीजें बोली। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि सर मेरे पास दो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैंने इश्यू करा, मेरे पास पैसे आए 100 करोड़, तो मुझे 100 करोड़ वापस नहीं लौटाने, सॉरी वापस लौटाने, रिडीमेबल मतलब रीपे, पर एक होता है मेरा इरिडीमेबल, मतलब 100 करोड़ आए तो 100 करोड़ मुझे वापस पे नहीं करने। तो आइए हम वापस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्मूलाज को देख लेते। अगर आपको पता होगा तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर मुझे देना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मुझे कैसे डिनोट करना पड़ता है, कौन से सोर्स से पैसा आ रहा है, प्रेफरेंस से पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे करना है एक्सपेंसेस अपॉन बेनिफिट, ये जनरल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। अब लॉजिकली आप खुद डिराइव करेंगे, एक्सपेंसेस क्या है रे, मेरा क्या गया था, मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड गया था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया मेरा एक्सपेंसेस, एंड बदले में उनसे कितने पैसे आए, क्या मैं इसको नेट प्रोसीड्स बोल सकता हूँ क्या, द आंसर इज यस। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, आपका फॉर्मूला बन गया इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का पीडी अपॉन पीओ, मतलब एनपी भी आप इसको बोल सकते हो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा खर्चा है, एनपी मतलब मेरे हाथ में इतने पैसे आए, तो इंटू 100 करूंगा, मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आइए क्वेश्चन हम कर लेते, आइए फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते। XYZ लिमिटेड इश्यूज 2000, ये हो गई मेरी क्वांटिटी, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज इच एट 95 OMG। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट जो है बेटा 10% है। कैसे, यहाँ पे फीचर्स में भी क्या लिखा है कि देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट, तो एक स्पेसिफाइड रेट के ऊपर उनको हम डिविडेंड दे रहे हैं, जो स्पेसिफाइड रेट ये हो गया। अब यहाँ पे आपके प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 100 रुपीज थी, पर आपने 95 रुपीज में ही बेच दिए, तो आपको हाथ में पैसे आए बेटा 95 रुपीज। पर आप इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो आप फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, तो मेरी फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो दैट इज 10 रुपीज, नथिंग बट माई इंटरेस्ट। आप बोलेगे कि यहाँ पे मेरा आरवी हो गया 100, द आंसर इज रॉन्ग। क्वेश्चन ध्यान से समझना, प्रॉब्लम यहाँ पे फॉर्मूला की नहीं होती, फॉर्मूला प्रॉब्लम यहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन की होती। XYZ लिमिटेड, लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी, इशू कर रहा है, क्या इशू कर रहा है, उनके 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच एट 95, तो 100 के 95 में दे रहा है, ये नहीं बोला है मैच्योर एट 95। तो 100 रुपए ये हो गई आपकी फेस वैल्यू, ये हो गई आपकी 95 मतलब आपका नेट प्रोसीड, तो ये हो गया मेरा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मुझे करना है, कॉस्ट अगर निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा एक्सपेंसेस अपॉन बेनिफिट, तो एक्सपेंसेस लगा मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड का 10 रुपए, 1 - T करूँ क्या, नहीं ये पोस्ट टैक्स होता है सर, अपॉन मुझे करना पड़ता है बेनिफिट, बेनिफिट कितना आया रे बेटा मेरा 95 रुपीज आया, तो 10/95 करो कैलकुलेटर पे, कितना आएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, दैट इज 10.53%। तो सिमिलरली आपको ऑफिशियली अगर सॉल्व करना है, आपको परसेंटेज पहले आपको पीडी रेट निकालना पड़ेगा, फिर फेस वैल्यू लिख लेना, जो जो भी चीजें क्वेश्चन में दी रहती ना, पहले आपको आसानी से गिवन में लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने अप्लाइंग फॉर्मूला लिखा, एंड देन फिर वो फॉर्मूला में वो चीजें डाल के आपका परसेंटेज निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। इफ आर एनर्जी लिमिटेड इज इशूइंग अ प्रेफर्ड, आर एनर्जी लिमिटेड यानी कि पब्लिक कंपनी इशू कर रही है प्रेफर स्टॉक यानी कि प्रेफरेंस शेयर एट 100 पर शेयर, इशू कर रही है 100 रुपए पे, यानी कि ये हो गया मेरा नेट प्रोसीड्स, यानी कि 100 रुपए मेरे पास आएंगे, विथ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 रुपीज, तो डिविडेंड डायरेक्ट ₹12 दिया है, यानी कि ये हो सकता है 12% हो बेसिकली, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%। तो आपको निकालना है प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट, तो अगर मुझे कॉस्ट निकालना है तो मुझे लेना पड़ेगा खर्चा कितना हुआ, उस पर बेनिफिट कितना आया। अब यहाँ पे वर्ड क्या है बेटा, वर्ड यूज किया है उन्होंने नेट प्रोसीड्स, अगर मुझे कभी भी नेट पे जाना है ना, तो आई हैव टू अराइव एट नेट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द थिंग्स। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ जीपी 100 है और अदर एक्सपेंसेस 20 है, तो मेरा एनपी कितना होता है, मेरा एनपी होता है 80 रुपए। कैसे एनपी पे मैं कैसे आया, ये भी प्रॉफिट टू बी प्रॉफिट, पर
एनपी मतलब क्या, सब कुछ काट कुट के कितना बचता है, इसी हिसाब से सब कुछ काट कुट के आपके हाथ में कितने पैसे आए। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस लग गया मेरा 12 रुपए का, पर यहाँ पे 100 रुपए तो मिले, पर मैंने रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी पे करे, दैट इज 3%, और परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। तो मुझे 12/97 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 12/97 अपॉन इंटू 100, तो 12.37%। तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12.37% फॉर प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कितने मिनट का हुआ है? 30 मिनट्स का हुआ है। ओके, वी आर गुड टू गो। देन इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इररिडीमेबल से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इसका कंक्लूजन दे देता हूं मैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना, वो होता है पोस्ट टैक्स। तो आपको 1 - T दैट इज टैक्स शील्ड नहीं मिलती, इसका लॉजिक मैंने आपको दिखा दिया है। देन सेकेंडरी आपको ये समझना है कि आपका जो है ना एक्सपेंसेस होता है, वो एक्सपेंसेस होता है आपका यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड। थर्ड आपको ये समझना है कि फ्लोटेशन कॉस्ट आपको माइनस करना है एनपी में से। पर एनपी मतलब क्या, कि हाथ में कितना पैसा आया, मतलब आपको सब कुछ काट कुट के हाथ में कितना पैसा आया। ओके, तो ये आ जाता है आपका व्हाट वी से फ्लोटेशन कॉस्ट, एनपी, यानी कि आपको जीपी यानी कि ग्रॉस प्रोसीड्स उस केस में मेरे 95 रुपीज है ना, 100 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज। और यहाँ पे मुझे अदर एक्सपेंसेस लगे 3 रुपए के, तो मेरा एनपी कितना आ गया बेटा? 97 रुपीज आ गया। इसी के साथ हमने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को हमने पढ़ लिया है, उसका कॉस्ट भी कैलकुलेट करना हमने देख लिया है, दो क्वेश्चंस भी हमने देखे, एंड दोनों आईसीआई से ही बेस्ट है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर है।